जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और हिंदी का अर्थ क्या है, हिंदी का इतिहास क्या रहा था और हिंदी के विकास, यहाँ तक हम लोगों की बात हो गई थी पिछली क्लास में। यानी कि पिछली क्लास में देखा गया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सिंधु नदी बहा करती थी। सिंधु नदी आज भी है, तो सिंधु नदी से सिंध शब्द बना, सिंध से हिंद शब्द बना, हिंद में इक प्रत्यय लगा तो हिंदी के शब्द बन गया और का जब लोप हो गया तो कौन सा शब्द बना? हिंदी शब्द बना। और हिंदी का अर्थ क्या होता है भैया? कि हीनता को दूर करने वाले, यानी कि ऐसी भाषा जो समस्त नकारात्मक बातों को नष्ट कर दे, उसमें श्रेष्ठता प्रदान करे, ऐसे ही भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना है, ये आपको याद रखना है। और हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है, ये अपभ्रंश भाषा से इसका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अपभ्रंश की पूर्व अवस्था, अपभ्रंश की उत्तरावस्था। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे थे। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना था? तो राहुल संकृत्यायन ने माना था। अपभ्रंश के उत्तरावस्था को पुरानी हिंदी किसने माना था? अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माने थे। और औहट अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा था, तो भोला शंकर व्यास जी ने कहा थे। ये आपको ध्यान देना है। और देसिल वैना किसने कहा था? विद्यापति ने कहा था। ये आपको इतना बातों को याद रखना है। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि जो हिंदी भाषा का विकास है किस क्रम में हुआ। मैंने आपको सबसे पहले बताया भैया कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। यानी कि सबसे प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ? पाली का। और पाली के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत का। प्राकृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ? अपभ्रंश का। और इसी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी की जननी कौन है, तो हिंदी की जननी अपभ्रंश मानी जाती है। लेकिन पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी कौन है भैया? संस्कृत है। ये आपको याद रखना है। यानी कि हिंदी के मम्मी कौन है? अपभ्रंश है। लेकिन हिंदी की नानी कौन है, तो आपसे पूछा जाए तो कौन है भैया? संस्कृत है। यानी कि सभी भाषाओं की जननी कौन है? इनमें से सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत भी भाषा है, पाली भी भाषा थी, और प्राकृत भाषा थी, अपभ्रंश भाषा थी। अब प्रेजेंट टाइम पे हिंदी भी बोली जा रही है, संस्कृत भी बोली जा रही है। ये आपको ध्यान देना है। तो संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली भाषा का, और पाली भाषा से प्राकृत भाषा का, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसको इतनी बार मैं रिवाइज इसलिए किया कि ये प्रश्न कभी कभी क्रम मिलाने के लिए दे देता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा सब पर बात करेंगे। संस्कृत भाषा पर भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका कभी कभी समय पूछ लेता है कि कब से कब तक के समय को कौन सी भाषा माना जाए, ये आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संस्कृत भाषा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम एक चीज थोड़ा से और देख लेते हैं कि इस पर संस्कृत पर आने से पहले थोड़ा से ये देख लेते हैं। आर्य भाषा के नाम आप सुने होंगे। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, इस प्रकार से आप सुने होंगे। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर जिक्र करेंगे। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली के बाद प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत के बाद आप देखेंगे अपभ्रंश का विकास हुआ, और अपभ्रंश के बाद आप देखेंगे हिंदी का विकास हुआ। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए जो संस्कृत है, संस्कृत को ही प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? प्राचीन आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। जो पाली है, अगर पाली की बात की जाए तो पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्राकृत है, इस प्राकृत को द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है।
द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। और जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इन तीनों भाषाओं को कहा जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हिंदी की अगर बात की जाए तो इसे आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी भाषा प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, कौन भाषा आधुनिक आर्य भाषा है। तो ये आपको क्रम से याद रखना है। तो याद रखिएगा, संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है, और पाली प्राकृत अपभ्रंश इन तीनों को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है। हिंदी को आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो मोटा मोटा आपको ध्यान इतना देना है, देखिए संस्कृत सबसे प्राचीन है तो इसे प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं। हिंदी अभी प्रेजेंट टाइम पे बोली जा रही है तो इसे आधुनिक आर्य भाषा कहते हैं। बीच में जो तीन भाषाएं हैं पाली प्राकृत अपभ्रंश, इन तीन भाषाओं को मध्यकालीन आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी वगैरह में, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा प्राचीन आर्य भाषा है, कौन से मध्यकालीन आर्य भाषा है। यही मध्यकालीन वाला पूछता है कि मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत को, पाली प्राकृत अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा, और हिंदी को आधुनिक आर्य भाषा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि आपको ये याद हो गया होगा। अब आइए हम लोग एक एक भाषा पर बात करते हैं। सबसे पहली भाषा कौन सी है भैया? संस्कृत है। सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्कृत का हम लोग समय क्या माना जाए। देखिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, लेकिन अब इस संस्कृत का समय हम लोग कब से माने, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है। और ये प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में, टीजीटी में भी पूछा गया, केबीएस में भी पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि संस्कृत भाषा तो बहुत पहले से बोली जा रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि 1500 ईसा पूर्व में, कब भैया? 1500 ईसा पूर्व, इसी को क्या कहा जाता है? बीसी कहा जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में प्रथम ग्रंथ की रचना हुई, जिसे कहा जाता है ऋग्वेद। क्या कहा जाता है भैया? ऋग्वेद कहा जाता है। यही लिखा गया 1500 ईसा पूर्व में, ये आपको ध्यान देना है। और जो ये ऋग्वेद है भैया, ऋग्वेद के संदर्भ में आपको याद ये रखना है कि ये मानव उत्पत्ति का ये प्रथम ग्रंथ है। मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि मानव का जब से उत्पत्ति हुई है, पूरे संसार में सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया। और ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। कब लिखा गया था? तो 1500 ईसा पूर्व या 1500 बीसी में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग संस्कृत का समय यहीं से मान लेते हैं कि संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। अब देखिए, आपके मन में ये प्रश्न बनना चाहिए कि आखिर जब संस्कृत भाषा थी तो संस्कृत के बाद पाली का विकास क्यों हुआ? पाली के बाद प्राकृत का विकास क्यों हुआ? प्राकृत के बाद अपभ्रंश का क्यों हुआ? और उसके बाद हिंदी का विकास क्यों हुआ? ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो अब आ गया होगा। देखिए, इसका कारण ये है भैया कि जो ये संस्कृत थी, संस्कृत भाषा बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही कठिन थी, बहुत ही जटिल थी। ये भाषा जो थी, इसको ज्यादातर ऋषि मुनि ही प्रयोग में लाते थे, ज्यादातर ऋषि मुनि गुरुजन ही प्रयोग में लाते थे। यानी कि जो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था पहले, तो गुरुकुल में प्रयोग की जाती थी। यानी जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत, जो ये थी संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा थी, विद्वानों की भाषा थी, ऋषि मुनियों की भाषा थी। तो अब ये आप बताइए, जब संस्कृत इतनी हार्ड थी तो गांव का व्यक्ति, हर व्यक्ति बोल सकता है संस्कृत? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं बोल सकता है, आपके मन में तुरंत आएगा। आज भी आप देख लीजिए, संपूर्ण भारतवर्ष में 1-2% लोग संस्कृत बोलते होंगे, और भी अगर संस्कृत वाले 2 विद्वान मिलते होंगे तभी यूज करते होंगे, नहीं तो हिंदी को बोलते हैं। पढ़ने में चाहे जो संस्कृत पढ़ें, वेद पुराण जब पढ़ेंगे तो संस्कृत में ही लिखा गया है, लेकिन वो आपस में वार्तालाप किस भाषा में करते हैं, तो हिंदी में ही करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, आर्यों की भाषा थी, पढ़े लिखियों की भाषा थी, ऋषि मुनियों की भाषा थी, तो किसी न किसी एक भाषा का जन्म होना लाजमी था, ये आपको याद रखना है। इसीलिए संस्कृत के साथ साथ संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ। जो आम व्यक्ति थे, जो गांव के लोग थे, वो सभी के सभी कौन सी भाषा बोलते थे, पाली बोलते थे, और जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। और संस्कृत में प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद कब लिखा गया, 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया। इसलिए हम लोग, इससे पहले भी संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन इससे पहले केवल बोला जाता था, बोलकर प्रयोग किया जाता था, बोलकर ही प्रयोग किया जाता था। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद को भी पहले बोल बोलकर सुनाया जाता था। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। क्योंकि वेद अगर आप देखेंगे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, तो ये जो वेद है ब्रह्मा जी की देन मानी जाती है, यानी कि इसे कोई व्यक्ति नहीं लिखा था वेद को, लेकिन इसका संकलन कब किया गया, 1500 ईसा पूर्व में किया गया, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसी समय से हम लोग मान लेते हैं कि यहीं से संस्कृत का समय स्टार्ट होता है। अब आइए देखते हैं, जो ये संस्कृत है, संस्कृत को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। जो ये संस्कृत है भैया, संस्कृत को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत को कितने भागों में, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है वैदिक संस्कृत, एक को कहा जाता है वैदिक संस्कृत। इसी को देववाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देववाणी के नाम से भी जाना जाता है, देववाणी भी कहते हैं वैदिक संस्कृत को। और एक है भैया लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। इसी को उत्तर संस्कृत के नाम से जाना जाता था। चूंकि ब्राह्मण समाज ज्यादा इस संस्कृत का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे ब्राह्मण संस्कृत के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, जो वैदिक संस्कृत थी, इसमें 4 वेद लिखा गया। इसमें क्या लिखा गया भैया, 4 वेद लिखा गया। ये आपको याद रखना है। क्या लिखा गया भैया, 4 वेद लिखा गया। किसमें, वैदिक संस्कृत में। और कौन कौन से हैं, सबसे पहला आप देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व में क्या लिखा गया भैया, ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद के बाद अगर आप देखेंगे तो यजुर्वेद लिखा गया। यजुर्वेद के बाद अगर आप देखेंगे तो सामवेद लिखा गया। और सामवेद के बाद अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे अथर्ववेद लिखा गया। क्या लिखा गया भैया, अथर्ववेद लिखा गया। अगर इसमें पूछा जाए तो ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो ऋचा है, संवाद है, ऋचा है, संवाद है, और ईश्वर की क्या की गई है भैया, स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। यजुर्वेद में आप देखेंगे तो यज्ञ वगैरह किया गया था। सामवेद में अगर आप देखेंगे संगीत वगैरह का जिक्र किया गया है। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें कृषि है, कृषि, जादू और टोना, ये सब चीजों की जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर लौकिक संस्कृत में आप देखेंगे तो लौकिक संस्कृत में आप देखेंगे तो रामायण लिखा गया है, जो आदि ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है भैया, आदि ग्रंथ माना जाता है, जिसे किसने लिखा था, वाल्मीकि साहब लिखे थे। और वाल्मीकि साहब को आदि कवि भी माना जाता है। रामायण के बाद आप देखेंगे महाभारत लिखा गया। और महाभारत को किसने लिखा था, तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास महोदय जी ने लिखे थे। उसके बाद आप देखेंगे अष्टाध्यायी लिखा गया था। क्या लिखा गया था भैया, अष्टाध्यायी लिखा गया। अष्टाध्यायी को किसने लिखा था, तो पाणिनि महोदय जी ने लिखे थे। और अष्टाध्यायी के बाद आप देखेंगे वार्तिक लिखा गया था। वार्तिक की अगर बात की जाए तो इसे कात्यायन महोदय जी ने लिखे थे। कौन लिखा था, कात्यायन लिखे थे। उसके बाद आप देखेंगे महाभास लिखा गया। महाभास की अगर बात की जाए तो महाभास को किसने लिखा था, तो महाभास को पतंजलि महोदय जी ने लिखे थे। ये आपको याद रखना। देखिए, ये साहित्य का पोर्शन है, इसलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर रहे हैं। इस संस्कृत भाषा में सभी के सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये आपको याद रखना
रखना है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग जिक्र करते हुए चलेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। हिंदी भाषा को हम लोग पढ़ेंगे कई महीनों तक, लेकिन अभी आज हम लोग थोड़ा से संस्कृत के बारे में जान लेते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग संस्कृत को पढ़ेंगे ही। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत की अगर बात की जाए तो संस्कृत का जो समय है इसे हम लोग 1500 ईसा पूर्व से मान सकते हैं। कब से समय मान सकते हैं? 1500 ईसा पूर्व से इस समय को हम लोग मान सकते हैं। और संस्कृत का समय दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए एक तो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत की अगर बात की जाए भैया तो वैदिक संस्कृत में आप देखेंगे वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आप कह सकते हैं। और जो लौकिक संस्कृत है इसका समय 1000 ईसा पूर्व से आप इसे कितना कर सकते हैं? 500 ईसा पूर्व तक आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए संस्कृत को हम लोग दो भागों में बांट दिए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब इस पर थोड़ा से हम लोग विचार करेंगे, इस पर थोड़ा से विचार करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए सबसे पहले वैदिक संस्कृत में आप देखिए भैया इसमें 4 वेद लिखा गए हैं। क्या लिखे गए हैं? 4 वेद लिखे गए हैं। ऋग्वेद लिखा गया है जिसमें क्या है? ऋचा, संवाद, स्तुति, यानी कि ईश्वर की प्रार्थना की गई है। तो ऋग्वेद में क्या किया गया है? ईश्वर की प्रार्थना की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है, ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो यजुर्वेद में आप देखेंगे यज्ञ का वर्णन मिलता है। ये इतिहास में प्रश्न पूछता है लेकिन ये साहित्य का पोर्शन है, इसलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। यहाँ सामवेद की अगर बात की जाए तो सामवेद में अगर आप देखिए तो संगीत का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में कृषि, जादू, टोना इत्यादि का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और जो ये 4 वेद हैं इन 4 वेदों को एक शब्द में कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है भैया? इन चारों को एक वेद में कहा जाता है संहिता। और वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये लिखा नहीं गया था तो इसके पहले गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को, इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य, गुरु अपने शिष्य, गुरु अपने शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा में इस चारों वेदों को सुनाया जाता था। और चारों वेदों को जब सुनाया जाता था तो श्रुति यानी कि सुन सुनकर याद करते थे। गुरुकुल प्रणाली चलती थी, उसमें गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता था, वहां पर ये याद करवाया जाता था। तो 1500 ईसा पूर्व तक इसी प्रकार से चलती आ रही थी। जब 1500 ईसा पूर्व में इसका संकलन हो गया उसके बाद आप देखेंगे तब भी चलता रहता था ऐसे गुरुकुल प्रणाली। तो ये आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद में ऋचा, संवाद, स्तुति का वर्णन है, यजुर्वेद में यज्ञ का, सामवेद में संगीत का, अथर्ववेद में कृषि, जादू, टोना इत्यादि का वर्णन है। लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो इसका समय आपसे पूछे अगर तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। देखिए जो ये समय है कई किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा मान्य है ये आपको ध्यान देना है। तो ये समय आप याद रखिएगा। तो देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक अगर आप देखेंगे तो लौकिक संस्कृत, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लौकिक संस्कृत में सबसे पहले क्या लिखा गया भैया? रामायण लिखा गया। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है और रामायण को आदि काव्य माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि जब लौकिक संस्कृत की शुरुआत हुई जो आज प्रयोग में आ रही, देखिए जो वैदिक संस्कृत है ये वैदिक संस्कृत आज प्रयोग में नहीं आ रहे। कौन सी संस्कृत प्रयोग में आ रही? लौकिक संस्कृत प्रयोग में आ रही, ये आपको ध्यान देना है। तो लौकिक संस्कृत में जब रामायण लिखा गया तो रामायण वाल्मीकि महोदय जी लिखे, ये पहला ग्रंथ था, इसलिए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। रामायण की घटना आप सभी को पता है। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। रामायण कितने कांडों में विभक्त है भैया? रामायण 7 कांडों में विभक्त है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहला है बालकांड। सबसे पहला कौन सा है? बालकांड। उसके बाद अगर आप देखेंगे अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा है? अरण्य कांड। और अरण्य कांड के बाद अगर आप देखेंगे तो किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड के बाद अगर आप देखेंगे, किष्किंधा कांड के बाद अगर आप देखेंगे
तो सुंदर कांड, और सुंदर कांड के बाद अगर आप देखेंगे तो लंका कांड, और लंका कांड को ही युद्ध कांड भी कहते हैं। और लंका कांड के बाद अगर आप देखेंगे तो उत्तर कांड। ये 7 कांड है। इसमें कितने कांड है? 7 कांड है। 7 कांड मतलब 7 एक तरह का मान के चलिए आप 7 चैप्टर है। क्लियर है ना? तो ये आप कांड में कंफ्यूज हो, कांड का मतलब एक तरह से 7 चैप्टर है। जैसे राम महाभारत में पर्व है तो ये आपको ध्यान देना है। तो 7 कांड है। पहला कौन सा है? बाल कांड है। दूसरा कौन सा है? अयोध्या कांड है। तीसरा अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर। 6ठा लंका। 7वां उत्तर कांड। कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है इसका क्रम, और इसका बिल्कुल सही क्रम है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है तो लंका कांड सबसे बड़ा कौन सा है? ये सब लंका कांड जो है ये सबसे बड़ा है भाई साहब। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें आपको घटनाएं घटित हैं। देखिए आप याद कैसे रखेंगे? देखिए सबसे पहले राम भगवान जी का जन्म होता है। सबसे पहले श्री राम भगवान जी का जन्म होता है। और श्री राम भगवान जी का जब जन्म होता है तो बाल अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? बाल्य अवस्था में रहते हैं। और बाल्य अवस्था में जो भी घटनाएं घटित हुई उसे जो संकलित कर दिया गया उसे क्या कहा गया? बाल कांड कहा गया। अब बाल कांड के बाद जब बालिया अवस्था बीत गई तो युवा अवस्था आए, और युवा अवस्था में आप देखेंगे ताड़का वध होता है और सीता स्वयंवर होता है। श्री राम भगवान जी धनुष तोड़ते हैं और सीता जी से विवाह होता है, सीता माता से। उसके बाद वापस घर आते हैं अयोध्या। अयोध्या में जब आते हैं तो माता कैकेयी के आशीर्वाद से जंगल यानी कि वनवास से मिलता है। तो दूसरा कौन सा है? अयोध्या के आसपास या अयोध्या में जो घटना हुई युवा अवस्था में उसे क्या कहते हैं? अयोध्या कांड। जब राम भगवान को वनवास कैकेयी माता के आशीर्वाद से मिला यानी कि जंगल की ओर गए, जंगल को ही क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं। तो अरण्य कांड यानी कि जंगल में जब आप देखेंगे राम भगवान पहुंचते हैं उसके बाद विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है। सीता माता का हरण होता है। तो वहां तक अगर आप देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? अरण्य कांड कहते हैं। और जब श्री राम भगवान प्रभु, सीता माता और श्री राम भगवान प्रभु और लक्ष्मण जी दोनों लोग जब साथ में सीता माता जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जब हनुमान जी से मुलाकात होती है तो वहीं से किष्किंधा कांड स्टार्ट हो जाता है। जब हनुमान जी से मुलाकात होती है तो वहीं से किष्किंधा कांड स्टार्ट हो जाता है। किष्किंधा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सुग्रीव राजा जब बने, बाली कहाँ का राजा था? किष्किंधा का था। तो बाली के स्थान पर किसको बनाया गया? सुग्रीव को बनाया गया। तो ये कहाँ के राजा सुग्रीव थे? किष्किंधा के थे। तो किष्किंधा में जो भी घटनाएं घटित हुई उसे किष्किंधा के कांड के नाम से जाना जाता है। देखिए जब हनुमान जी राम भगवान का मिलन होता है वहीं से किष्किंधा कांड स्टार्ट होता है। उसके बाद सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का वध होता है, और वध होने के बाद आप देखेंगे राम भगवान और सुग्रीव की मित्रता हो ही गई थी और सुग्रीव अपने महल में रहने लगता है। उसके बाद आप देखेंगे जो सुग्रीव की सेना थी सीता माता की खोज करने के लिए चारों दिशाओं में जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हनुमान जी लंका समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और सीता माता का पता लगाते हैं। और जब सीता माता का पता लगाते हैं, क्योंकि ये घटना क्या थी? सुंदर थी, इसलिए इसे सुंदर कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे हनुमान जी वापस आते हैं और राम भगवान सुग्रीव की सेना पुनः वापस लंका की ओर चढ़ाई कर देते हैं। और जब लंका की ओर चढ़ाई कर देते हैं, लंका में जो भी घटनाएं घटित हुई, युद्ध हुआ, तो इसलिए उसे युद्ध कांड या लंका कांड के नाम से जाना जाता है। अंततः राम भगवान की विजय होती है, रावण हार जाता है, रावण का विनाश हो जाता है, रावण इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सब लोग पुष्प विमान पर राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण सहित, सुग्रीव सहित, हनुमान जी सहित सब लोग जब आप देखेंगे श्रीलंका से भारत उत्तर की ओर है, तो श्रीलंका से भारत की ओर जब आप देखे आगमन होता है तो जब अयोध्या आते हैं तो चूंकि उत्तर दिशा में आए थे तो इस दृश्य से आप याद कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में राम भगवान का राज्याभिषेक होता है और आप देखेंगे लव कुश का जन्म होता है और ये सभी घटनाएं किसमें घटती हैं? उत्तरकांड में। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि
सबसे पहले राम भगवान का जन्म हुआ, बाल्यावस्था में थे तो बालकांड, उसके बाद अयोध्या में जो घटनाएं घटित हुई अयोध्या कांड, सीता स्वयंवर तक, वनवास तक, जब वनवास मिल जाता है जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं तो अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद सुग्रीव से मित्रता होती है किष्किंधा कांड, हनुमान जी सीता माता का पता लगाते हैं, सुंदर घटना थी सुंदर कांड, उसके बाद युद्ध होता है लंका में तो उसे लंका कांड या युद्ध कांड, उसके बाद उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं तो उत्तरकांड। तो ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें दो पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे, एक तो श्री हनुमान जी थे और दूसरा कौन था, रावण था। दोनों लोगों से बहुत सारी बातें आपको सीखना चाहिए और दैनिक जीवन में आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे रावण था, रावण ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे विद्वान व्यक्ति था उस समय, पूरे ब्रह्मांड का सबसे विद्वान व्यक्ति कौन था, रावण था। लेकिन उसमें थोड़ा सा अहंकार आ गया और जब अहंकार आ गया तो उस अहंकार ने क्या किया, विनाश कर दिया उसका। तो आपको याद रखना है हमेशा। और अहंकार किस प्रति आया कि मैं सबसे बलशाली हूं, और दूसरी गलती उसने क्या किया कि स्त्री का हरण किया। तो आपको जीवन में याद रखना है स्त्रियों के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है, स्त्रियों के साथ आपको अच्छा व्यवहार बना के रखना है। क्योंकि अगर स्त्री अगर स्त्री का श्राप अगर आपको ऊपर लग गया तो ये समझ लीजिए आपका विनाश निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इसलिए जो भी स्त्री हो, जो भी महिला हो, माताएं हो, बहनें हो, जो भी हो, आपके भाई बहनें हो या माता हो, मतलब आप जा रहे हैं कहीं पर भी माताएं बहनें आपको मिलेंगी, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार कहा जाता है कि जब रावण का नहीं चला तो आप किस बात पर अहंकार कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि अहंकार किसी का नहीं चल सकता। जब इतना बड़ा लंकापति रावण सबसे मजबूत था, सबसे विद्वान व्यक्ति था, लेकिन अहंकार और स्त्री के कारण उसका विनाश हो गया। दूसरा पात्र था हनुमान जी। हनुमान जी से भी आपको बहुत सारी बातें सीखना चाहिए। हनुमान जी इतने बलशाली थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने चालाक थे, इतने चतुर थे, लेकिन उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया अपने ऊपर, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उनसे आपको सीखना चाहिए एक बात जरूर, विनम्रता। विनम्रता से क्या होगा कि आप चाहे जितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते चले जाइए, लेकिन अपने आसपास अपने माता पिता, अपने भाई, अपने समाज, अपने गुरुजन, इन सभी को कभी मत भूलिएगा। क्योंकि विनम्रता की जगह पे अगर अहंकार आ गया, रावणत्व अगर तत्व आ गया आपके अंतर्गत, तो ये समझ लीजिए आपका विनाश निश्चित रूप से होने वाला है। तो इसलिए आप हमेशा जीवन में विनम्र रहिए। आपसे अगर कोई बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, आप उसके साथ प्यार से बोलिए। अगर कोई अक्रूर व्यवहार कर रहा है आपके साथ, कोई झगड़ा करना चाह रहा है, तब भी आप उसे समझाने का प्रयास करिए। देखिए अंत तो बहुत तरीके से हो सकता है। अगर कोई कुछ किसी भी बात पर बोल रहा है तो आप उसे पहला काम, आपका पहला कर्तव्य है कि आप उसे विनम्रता पूर्वक समझाइए। चाहे घर की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे देश की बात हो, आपको हमेशा ध्यान देना है कि विनम्र रहना है और अहंकार नहीं करना है, और किसी स्त्री का अनहित नहीं देखना है। कोई भी स्त्री हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम, चाहे जिस परिवार की आपको रास्ते मिल रही है, ट्रेन पर मिल रही है, बस पर मिल रही है, टैक्सी में मिल रही है, आपको अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना है। उनका सम्मान हमेशा, महिलाओं का हमेशा सम्मान किया करें और हमेशा विनम्रता पूर्ण रहा करें, ये आपको ध्यान देना है। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, देश में आपको रहना है, अगर देश में अच्छा कार्य करना है तो आपको जाति पाति धर्म संप्रदाय इन सभी से हटकर किसी में कट्टरपंथी मत दिखाइएगा कि आप यादव हैं, आप पंडित हैं, आप ये हैं, वो पटेल हैं, मतलब दुनिया भर की जो बातें चीतें होती रहती हैं, इस पे आप अपने आप को गुरूर नहीं करना है, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा आप इंसान करेंगे तभी अच्छा आप इंसान बनेंगे, तभी दूसरे इंसान को आप समझ पाएंगे कि ये भी क्या है, इंसान है। तो इसलिए आपको इन सभी पात्रों से आपको समझना चाहिए। राम भगवान सोचिए कितनी बड़ी विजय पाए, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने एक सत्य के जीवन पर, धर्म के रास्ते पर चलते रहे और उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो अगर आप भी अपने तैयारी के प्रति अगर आप लगनशील हैं, अगर आप भी अपने धर्म के प्रति लगनशील, धर्म का मतलब यहाँ पर आप स्टूडेंट लाइफ में यह है कि आप समय से उठिए, समय से खाना खाइए, समय से पढ़िए, समय से सो जाइए, ये आपका धर्म है। यही सबसे बड़ा आपका धर्म है, यही
सबसे बड़ा आपका कर्म है। जब विद्यार्थी जीवन बीत जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहां पर आपको देखना है, अपने परिवार को देखना है, अपने समाज को देखना है, अपने देश को देखना है, इन सभी को देखना है। लेकिन आपका अभी विद्यार्थी जीवन चल रहा है, तो आपका सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप टाइम से खाना खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से पढ़िए, सब कुछ टाइम से करेंगे तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। देखिए, नौकरी ही एक चारा नहीं होता है, आपके पास बहुत सारे हजारों ऑप्शन आ जाएंगे। आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे रहेंगे तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। चाहे कोई बिजनेस करेंगे, कोई भी कारोबार करेंगे, उसमें आप सफल रहेंगे। तो ये आपको बातें याद रखना है। तो ये कौन सी बात हो गई, रामायण की बात हो गई, ये आपको ध्यान देना है। रामायण के बाद महाभारत की बात की जाए तो इसको कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महोदय जी संकलित किए थे, लिखे थे, ये आपको ध्यान देना है। महाभारत में आप देखेंगे जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही महाभारत में 18 पर्व हैं। क्या है भैया? 18 पर्व है, ये आपको ध्यान देना है। 18 सर्ग है, ये 18 पर्व या सर्ग है, ये आपको ध्यान देना है। ये यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद आप देखेंगे ये महाभारत की भी घटनाएं आपको याद ही होगा कि किस प्रकार से पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होता है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखा करें, जो ये मोह माया है ना, ये मोह माया आदमी को बर्बाद कर देती है। कोई भी व्यक्ति हो, जब देवता नहीं बचे तो हम लोग से इंसान है, तो हम लोग इंसान है, इंसान कैसे बच सकते हैं? तो इसलिए जितना मोह माया से दूर रहो भाई साहब, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो मोह माया से हमेशा दूर रहा करें, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन सा ग्रंथ है? संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। क्या है भैया? संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 4000 सूत्र हैं। क्या है? 4000 सूत्र। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र है और ये संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, ये आपको ध्यान देना है। और इसको किसने लिखा था? तो पाणिनि महोदय जी ने लिखे थे। अब देखिए, जो ये अष्टाध्यायी है, इसी का सरलतम रूप कात्यायन वार्तिक के नाम से लिखा थे। और इसी ग्रंथ का जो ये वार्तिक लिखा गया था, इसी ग्रंथ का सरलतम रूप अगर आप देखेंगे तो महाभास किसने लिखा था? पतंजलि महोदय जी ने लिखे थे। ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों क्या है? व्याकरण ग्रंथ है और एक ही ग्रंथ है। सबसे पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम से लिखा, फिर उसको और सरल भाषा में कात्यायन ने लिखा, फिर उससे और सरल भाषा में पतंजलि ने महाभास के नाम से लिखा। ये आपको याद रखना। देखिए, संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कालिदास के ग्रंथ हैं, राजशेखर के ग्रंथ हैं, मम्मट के हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन हम लोग संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको संस्कृत के बारे में जिक्र किया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बेहद पसंद आई होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये पहली भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत। और इसका समय कब से कब है? लास्ट तक 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक संस्कृत का समय माना गया। कितने से भैया? 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक संस्कृत का समय माना गया। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है ना? तो संस्कृत का समय कब से कब है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये आपको ध्यान देना है। यानी 1500 से 500 ईस्वी तक। अब देखिए, संस्कृत के बाद दूसरा कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। दूसरी कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। अब दूसरी पाली, ये पहले संस्कृत हो गई, दूसरी कौन सी है? पाली भाषा। देखिए, पाली भाषा के बारे में केवल आपको 2 बातें याद रखना है। पहला ये कि भारत की प्रथम, अगर आपसे पूछा जाए देसी भाषा या जन भाषा, तो कौन सी है? पाली है। देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, पढ़े लिखों की भाषा थी, इसलिए यहां पर आप देखेंगे जन भाषा यानी लोगों की भाषा कौन सी बनी? पाली बनी। तो इसमें केवल एक लाइन लिख लीजिए कि भारत की प्रथम देसी भाषा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, भारत की प्रथम देसी भाषा या जन भाषा पाली है। भारत की प्रथम देसी भाषा या जन भाषा कौन सी है? पाली है। ये आपको ध्यान देना है। और पाली को यानी कि पाली भाषा को बौद्धों की भाषा भी कहते हैं। बौद्धों की यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित, पाली को बौद्धों की भाषा भी कहते हैं। बौद्धों की भाषा भी
कहते हैं। ये आपको याद रखना। अच्छा, इसका समय मैंने नहीं लिखा, समय आप इसका पाली का लिख लीजिए। 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी तक, या इसी को क्या कहते हैं, 1 एडी, ईस्वी या 1 एडी, ईस्वी कहते हैं ना, ये आपको ध्यान देना है। अब तीसरी भाषा कौन सी है, प्राकृत है। पाली के बारे में यही 2 पॉइंट याद रखिएगा बस। पाली का समय अगर आपसे पूछा जाए तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, चाहे ईस्वी कहिए चाहे एडी कहिए, एक ही बात है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। कौन सी है, प्राकृत है। तो प्राकृत में आपको ये याद रखना है, प्राकृत को अगर आपसे पूछा जाए, इसे मतलब प्राकृत को, इसे मलेच्छों की भाषा कहते हैं, इसे मलेच्छों की भाषा कहते हैं। एक पॉइंट ये याद रखिए, और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जैनों की भाषा प्राकृत ही रही है। ये बस 2 पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद अपभ्रंश आएगा, और अपभ्रंश का समय अगर आप देखिए, इसके बाद कौन सी भाषा आएगी, अपभ्रंश आएगा, और अपभ्रंश का समय आप देखेंगे तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, कहां तक, 1000 ईस्वी तक। एक किसका समय है, अपभ्रंश भाषा का समय है। देखिए, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। इसमें केवल ये याद रखिएगा कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है। अपभ्रंश का अर्थ गिरी हुई भाषा, या इसी को कहा जाता है भ्रष्ट भाषा, या इसी को क्या कहा जाता है, भ्रष्ट भाषा कहा जाता है। ये आपको याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए, अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी के विकास को हम लोग अब कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचन अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इन अपभ्रंशों से किस प्रकार से आप देखेंगे गुजराती भाषा का जन्म हुआ, मराठी का, बंगला का, उड़िया का, असमिया का, और हिंदी की 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां का जन्म हुआ। इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी अपभ्रंश की अवस्थाएं। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, बीच में हेडिंग क्या डालेंगे भैया, अपभ्रंश की अवस्थाएं। अपभ्रंश की अवस्थाएं आप हेडिंग डाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपभ्रंश की अवस्थाएं। तो उम्मीद करता हूं, देखिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा पाली है, पाली के बाद प्राकृत है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो इन चारों पर हम लोग बात कर लिए। संस्कृत सबसे पहले, संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब 1000 ईस्वी के आगे किसका विकास हो गया, हिंदी का समय माना जाता है। ये आपको याद रखना है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। तो ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लासें आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगी। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से ये काम में आएगा, परीक्षा में आपके बहुत ही बेहतर ये काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।